इस यात्रा ने हमें यही सिखाया, मुझे तो खासकर, कि खुश रहना है। जब खुश हम रहते हैं ना, सकारात्मकता अपने आप आ जाती है, वहां पर रास्ते अपने आप खुलते हैं, कारवां फिर बढ़ता रहता है। रंगीलो पहाड़ मेरो हाईवे क्या भलो लागे छ। सबसे ऑकवर्ड मोमेंट आपकी लाइफ का अब तक? और जब जैसे चीफ गेस्ट आने लगे उससे पहले मैं बेहोश होके गिर गई। ओ माय गॉड, बाद में फील हुआ ऐसे। पहाड़ में हिमालय महादेव तरुणी, पहाड़ में हिमालय महादेव तरुणी, देवी देवा वास करनी देव भूमि कोनी, देवी देवा वास करनी देव भूमि कोनी। मेरी माँ और पिताजी का आशीर्वाद है, एंड थर्ड, और मेरी देवताओं का भी आशीर्वाद है। क्या बात। नीचे जी अब नहीं, ये आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। जन्म भूमि छाड़ी जानी ने लागनी, जन्म भूमि छाड़ी जानी ने लागनी, छाड़नी नी लागनी, हाय हाय छाड़नी नी लागनी। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं तुलसी और आप देख रहे हैं नेशन वन अनस्क्रिप्टेड। और आज हमारे इस शो के जो हमारे खास मेहमान हैं वो एक नहीं, वो दो है। वो दो बहनें हैं जिनकी आवाज में कोकिला बसती है, जिनके लोकगीत में पहाड़ों का गहरा प्यार बसता है। मैं बात कर रही हूँ उप्रेती सिस्टर्स यानी ज्योति उप्रेती और नीरजा उप्रेती जी की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो नेशन वन अनस्क्रिप्टेड में। नमस्कार नेशन वन सुनने वाले सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, और हम भी ये बहनीन उप्रेती सिस्टर सुनने वाले सब दर्शकों का हम नमस्कार करनू, प्रणाम करनू। तो सबसे पहले ज्योति जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप दोनों कैसे हैं? सब अच्छा है, सब बढ़िया है, स्वास्थ्य सही है आप लोगों का? हमारे यहाँ कहते हैं ना, जी रहा जाग रहा बच रहा, तो हम सब भी बहुत कुशल मंगल हैं और आशा करते हैं कि इस आपदा की घड़ी में जो अभी चारों तरफ हिमालयन, हमारे संस्कृति में हिमालयन राज्यों में बहुत भयंकर आपदा हो रखी है, उसमें सभी लोग कुशल मंगल होंगे। सभी लोग अपनी सुरक्षा अपने हाथों पे रखिए। माँ भगवती, माँ नंदा सबको कुशल मंगल रखे। ठीक है ज्योति जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने कितनी छोटी उम्र में सबसे पहले अपना सुर लगाया था? सुर की अगर बात करूं, संगीत ये तो एक ईश्वरीय वरदान है। संगीत कभी हमको विरासत में, भले ही लोग कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, लेकिन ईश्वर संगीत से नवाजता है, तब वो गले में सुर आते हैं। तो एक परिवार में ही माहौल है हमारा संगीत का, जिसे मुझे लगता है कि जब हम थोड़ा बच्चा सुनने समझने लगता है तो माँ की लोरी के माध्यम से, पिता के गीतों के मंत्र श्लोकों के माध्यम से वो इस संगीत से जुड़ जाता है। और जहाँ तक मेरा अपने गाने की बात है, मैं जब 8 साल की शायद होंगी और मैंने पहली बार अपने स्कूल के मंच पे गीत गाया था, तो वहां से वो सफर शुरू हुआ और आज तक चल रहा है वो गीतों को गाने का, स्वर गुनगुनाने का सफर। अच्छा, और नीरजा जी आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कब अपनी बहन को ज्वाइन किया इस सफर में? इस सफर में ज्वाइन तो मैं काफी सालों से इसके साथ रही हूँ, पूछ बन के हमेशा इसके साथ चली हूँ। तो मैं जब स्कूल टाइम से इसके साथ में रहती थी तो हमेशा इसको सुनती थी। ये जब अपना रियाज करती थी और जब अपने स्टूडेंट्स को ये क्लासेस देती थी, सिखाती थी, तो मैं इसको सुनती थी कि ये क्या है। मैंने संगीत की शिक्षा नहीं ली है विधिवत, इसने पूरी विधिवत शिक्षा लिया। मैं मेडिकल स्टूडेंट। ओके। तो वहां से जो संगीत था, पहले तो मैं गाती थी। मुझे स्कूल में अपने दोस्त हमेशा बोलते थे कि तू आगे जा, तू बहुत अच्छा गाती है, बट मैंने कभी इसको एज अ प्रोफेशन चूज करने का कभी नहीं सोचा था। हाँ, इसको सुन के, इसको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा और वो अंदर ही अंदर मुझे पता भी नहीं लगा कि मैंने वो चीजें सीखी। उसके बाद जब भी इसकी कोई रिकॉर्डिंग्स होती थी या दूरदर्शन में, आकाशवाणी में, या जहाँ भी कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस होती थी, तो मैं हमेशा इसके साथ होती थी। कभी एज एन कोरस की तरह इसके साथ गाती थी, कभी अकेले में गुनगुनाती थी।
तो इस तरह से वो सफर शुरू हुआ था और शायद कोविड के टाइम की बात है। कोविड की बात है जब ज्योति और नीरजा दोनों मिलके उप्रेती हाँ। सिस्टर से एक पूरा बैंड पूरा बना, ब्रांड नेम। तो मैम आपने जैसे बताया कि आप मेडिकल फील्ड से हैं और मेडिकल फील्ड और सिंगिंग फील्ड तो मतलब नहीं, मतलब बिल्कुल मैच ही नहीं है कुछ भी। बिल्कुल मैच तो फिर आपका बिल्कुल कैसे match मन, करता है। मतलब कैसे आपका मन कर गया कि नहीं यार मुझे मेडिकल फील्ड तो नहीं बट ये सिंगिंग के फील्ड में जाना चाहिए? आपको पता है दोनों हमारी बॉडी को हील करते हैं, संगीत भी और मेडिकल का Yeah, जो correct. कार्य है, दोनों हमारे हमको हील करते हैं, कुछ इमोशनली कुछ फिजिकली। तो दोनों का वो जो आपने बोला ना मेल नहीं है, वो मेल है, वो कॉम्बिनेशन है, वो बनाने की बात है। तो वो बन गया वो कुछ भगवान का दिया हुआ था, संगीत तो भगवान का दिया हुआ था। जो बिल्कुल। मेडिकल की पढ़ाई करी वो मेरा अपना रास्ता था, मेरी अपनी पसंद थी कि मुझे ये सब्जेक्ट चूज करना है। बट बाद में आपने फिर वो मैम दोनों को ज्वाइन कंबाइंड हो किया। गए, दोनों कंबाइंड हो गए। तो आप दोनों का अब जैसे जो रिश्ता है ना, तो कभी ऐसा भी हुआ होगा कि ज्योति जी ने आपको डांटा भी होगा, फटकारा भी होगा, कोई ऐसा एक किस्सा याद है आपको? तो प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। एक नहीं अनेकों किस्से होंगे, आप इससे उगलवाने बैठेंगी ना जाने कितने किस्से आएंगे जहाँ ये जीतेगी मैं हारूंगी। मैं ये कहना चाह रही थी कि कभी ये मुझको फटकार देती, कभी मैं इसको डांट देती हूँ। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल, ये हमारे उप्रेती सिस्टर्स में होता है। ये छोटी बहन डांटती है, बड़ी बहन चुपचाप डांट खाती है। मतलब आप थोड़ा शांत स्वभाव के और मैम थोड़ा सा कभी कभी बोल देती है। अच्छा, दोनों में से गुस्सा किसको जल्दी आ जाता है? पता नहीं, दोनों किसी का को भी आ nature सकता है। लगभग सेम है, दोनों का नेचर सेम है। बट थोड़ा सा मैं थोड़ी सी वो उग्र चंचल। उग्र कह सकते हैं जिसे। अच्छा, आप मुझे ये आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड से आप इतना जुड़े हुए हैं और लोकगीतों को आप गाते हैं, उत्तराखंड के कल्चर के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, देवभूमि है, कहते हैं ना, जो जहाँ जन्म लेता है उसकी वो जन्म भूमि पितृभूमि होती है। वो चाहे किसी भी राज्य में हो, किसी भी देश प्रदेश में हो। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि इस हिमालयन संस्कृति में हमारा जन्म हुआ, इसकी माटी में हम जन्मे और इसके विविध रंगों को देखने का शायद हमें सौभाग्य मिला अपने पूर्वजों के माध्यम से, अपने बुजुर्गों के माध्यम से, अपने गांव घरों में। आप तो खुद पहाड़ से हैं, तो आपको पता होगा हमारे घरों में जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, जो हमें आशीर्वाद के रूप में, स्तंभ के रूप में हमारे घरों के मुखिया बने रहते हैं। तो उन लोगों से जब हम सुनते हैं ना अपनी संस्कृति के बारे में, विविध लोक कथाओं के बारे में, लोक धुनों के बारे में, वो गाते हैं, वो जीते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब डॉक्यूमेंटेशन के लिए या मंच तक सीमित रखने के लिए हमारी संस्कृति बनी है। हमारी संस्कृति को लोग जीते हैं, जिया हुआ है। हमने भी अपनी संस्कृति को जिया हुआ है। हम उन गांव घरों में रहे हैं, उन गीतों को हमने गाया है। जैसे रोपाई के गीत है तो रोपाई लगते लगते वो गीत गाए हैं, घसियारी के गीत है तो घास काटते काटते वो गीत गाए हैं। बस सिर्फ मंच तक सीमित नहीं है, बहुत समृद्धशाली है हमारी उत्तराखंड की लोक संस्कृति। हमें बचपन से घर पे मम्मी पापा ने एक ही चीज सिखाई है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस चीज को हमने दिल से अपनाया है, अपने मनो मस्तिष्क पे उसको बैठाया है। बिल्कुल। मतलब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, तो मतलब मंच पे, कि लिरिक्स भूल गए हो? नहीं, ऐसा तो कभी भी संभव नहीं है। देखिए, लिरिक्स भूलना वहां पर होता है जहां पर ना, मैंने बोला ना, जब किसी मिट्टी को हम जीते नहीं है, आत्मसात नहीं करते हैं। अगर हम हमको पता है मेरा जीना यही है, खाना यही है, उठना बैठना सब यही है, तो वो कभी मेरे मस्तिष्क से विस्मृत तो होगा ही नहीं, कभी हटेगी नहीं उसकी छवि। एग्जाम्स में अक्सर हम आंसर तब भूल जाते हैं जब हम रट के गए। बिल्कुल, रट्टू तोता बनना। वो रटा नहीं है, हमने उस चीज को जिया है, वो हमारी आत्मा में है, तो उसको भूलने का कभी होता नहीं। और कभी ऐसा हुआ भी होगा तो दोनों की हमारी उप्रेती से ट्यूनिंग ऐसी थी कि मतलब वो हुआ ही नहीं, कि मतलब अगर एक आईज भी ऊपर जा रही है, एक हैंड का मूवमेंट भी जा रहा है, तो पता है कि नेक्स्ट लाइन क्या, मतलब वर्ड्स क्या आने वाला है। जो किसी को भी पता हो, मुझे लगता है कि शायद यही संगीत है और ऐसे ही जीना भी चाहिए। मतलब दोनों की ट्यूनिंग मैच कर जाती है, वहां पे पता लग जाता है कि आप थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, आप वापस आ जाइए। मतलब अलग नहीं, जैसे मुझे पता है कि मेरी लाइन ये है, अगली लाइन क्या है, उसका पहला शब्द क्या है, नीरजा को लग रहा है क्या गाना है, ये क्या गाएगी, रिपीट करेगी फर्स्ट लाइन को या फिर ये अगली लाइन पे जाएगी। तो वो कुछ मूवमेंट ऐसा होता है कि वो ऑटोमेटिकली, या तो ईश्वरीय वरदान समझ लीजिए, इस देवभूमि की कृपा समझ लीजिए, कि वो अपने आप ही आ जाता है, उसमें भूलने वाला कहीं शब्द आता है नहीं। अच्छा, दोनों ही आप सिंगिंग के फील्ड में हैं, आप दोनों में पक्का कुछ ना कुछ तो ऐसा डिफरेंस होगा जो दोनों को, एक बोलते हैं ना, एक पॉइंट होता है जो दोनों को थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है।
तो आप ज्योति जी अपना वो बताइए कि आपको इनसे क्या डिफरेंट बनाता है, फिर मैं नीरजा जी से पूछूंगी कि आपको ज्योति मैम से क्या डिफरेंट बनाता है। ये तो कभी सोचा नहीं कि मैं नीरजा से किस मामले में अलग हूँ, लेकिन जहां तक है अलग होना चाहिए। गाना मतलब ईश्वर भी हमको शायद इतने सारे दुनिया में लोग हैं, किसी की भी सूरत किसी से नहीं मिलाता है। सिर्फ चेहरे अलग है, मतलब मन के भाव आप एक कह सकते हो, और व्यक्त करने का तरीका हमारा एक जैसा है। चेहरे से मैं वही कहते हैं, विश्व में अनेक चेहरे हैं, बस भगवान ने बनाया है और किसी में कुछ भी चीज मेल नहीं खाती है, इतने करोड़ों जो, वही हम दोनों के भी है। बट कभी कभी ये भी शायद गलत सिद्ध होता है जब लोग बोल देते हैं कि आप जुड़वाए, यहाँ पर वो बात भी गलत सिद्ध हो जाती है। तो अभी आपके सब्जेक्ट पे हमने मतलब मंथन करा नहीं है कि ऐसी क्या भिन्नता है, क्योंकि जो थोड़ा सा सिंगिंग में ऐसे बोलते हैं ना कि हर किसी का एक गाने का अपना अलग अंदाज होता है, एक जैसे अपनी बात होती बिल्कुल मतलब तो वॉइस टेक्सचर टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट है, है। बट लेकिन जब दोनों साथ में गाते तो ऐसा लगता है कि एक ही लय है, एक ही लय है। हाँ। ठीक है, तो मैम ये आपसे पूछना चाहूंगी, मैं नीरजा जी से पूछना चाहूंगी कि आपको ऐसा क्या लगता है कि उत्तराखंड में फोक कल्चर अब किस दिशा में जा रहा है, आगे आने वाली जो जनरेशन है। देखिए, हर जगह एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, हर फील्ड में होते हैं और होने भी चाहिए बिल्कुल। जैसे विकास हर चीज में होता है, वो आप सड़कों की बात कर लें, घरों की बात कर लें, पढ़ाई की बात कर लें, हर जगह होता है। तो संगीत में भी हो रहा है, होता आया है हमेशा से, तो वही उत्तराखंड में भी हो रहा था। लेकिन उसके साथ साथ बात ये है कि हम अपनी जड़ों को ना भूलें। बस एक पेड़ तब तक ही खड़ा रह सकता है जब तक वो अपनी जड़ों से धरती पे जुड़ा हुआ है, तब तक ही वो हरा भरा रह सकता है। तो ये हमारा जो फोक जिसकी आप बात कर रही है, वही हमारी असली जड़ें हैं, जिसने हम सभी को देवभूमि कहलाने का एक वो दिया है, सौभाग्य दिया है कि हम देवभूमि से हैं, उत्तराखंड से हैं। हमारा वो जो कल्चर है, हमारी वो जो संस्कृति है, तो हम कितनी भी बदल जाएं, कितनी भी एक्सपेरिमेंट कर लें, उस चीज को कभी ना छोड़ें। और शायद उत्तराखंड में लोग भूलेंगे भी नहीं कभी उस चीज को। कहीं ना कहीं वो हवा एक ऐसी आएगी कि वो लोगों को खींचेगी उस तरफ, जड़ों से जुड़ा के रखती है हमेशा। तो ज्योति जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऐसी पहाड़ों की कौन सी चीज है जो अभी तक बहुत अंडररेटेड है, आपको क्या लगता है? देखिए, जिसको मतलब और उजागर होना चाहिए उस चीज को, अब किसी भी उससे आप हो सकती है वो। मुझे लगता है हमारी जो लोक संस्कृति है ना, उसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं। जैसे हम बोल देते हैं ना कि सिर्फ गाना गाना और नृत्य करना इज संस्कृति का पार्ट है, बिल्कुल नहीं है। हमारे खान पान है, हमारी वेशभूषा है, हमने जो मंचों तक पहुंचाई है, जो दिखती है लोगों को, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि उसके अंदर भी छुपी हुई एक वेशभूषा है, एक रहन सहन है, खान पान है लोगों का। लोक कलाकार ऐसे हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं पीछे, जो मुझे लगता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस लोक संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं बिना किसी लोभ लालच के चक्कर में, इसीलिए कि वो शायद उस मंच तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, या पहुंचना ही नहीं चाहते हैं, या उन्हें लगता है कि हमें जी हजूरी करके वहां तक नहीं जाना है, या उन्हें आता ही नहीं है वो चीज, क्योंकि पहाड़ी बहुत सीधे साधे और भोले भाले होते हैं, ये आपको भी पता है। तो ये बहुत सी चीजें हमारी लोक संस्कृति से जुड़ी हुई। जैसे हम बोली भाषा की बात करते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ कभी कभी हम क्या बोलते हैं, उत्तराखंड कुमाऊनी गढ़वाली, हम जौनसार को भूल जाते हैं। बिल्कुल, हम वो जो हमारे इधर उधम सिंह नगर और रुद्रपुर में थारू बोक्सा जनजाति रहती है, जिसको मिलके पूरा उत्तराखंड बना हुआ है, हम उनको भूल जाते हैं। हम सुदूर उधर मुनस्यारी, धारचूला, इधर हमारे जौहार और माड़ा में, नीति में रहने वाले भोटिया लोगों को भूल जाते हैं। उनका एक अलग रहन सहन है, उन सब से मिलके उत्तराखंड बना है। आप लोगों ने कभी उनसे जैसे उनके कल्चर को देखा है, मतलब उनके कल्चर को जिया है, कभी आप उन लोगों के बीच गए हैं? बहुत बार गए हम लोग, बहुत बार, बट अभी भी लगता है कि अभी सीखना सिर्फ 0% भी नहीं है, अभी और एक्सप्लोर करने के लिए इतना है ना हमारे, बहुत कुछ समृद्ध है कि उसकी कोई गिनती नहीं, एक शब्द में कभी नहीं समाएगा। हम आपको अपने यहाँ घर पे बहुत कम दिखेंगे। हम अक्सर, अभी तो बरसात का समय, हम सबसे यही कहेंगे कि अभी अनावश्यक ना निकले, ना जाएं पहाड़ों पे। तो हम अक्सर गाँव में ही होते हैं, किसी न किसी बुजुर्ग के पास होते हैं, किसी दादा दादी के पास होते हैं, ईजे बाबू के पास होते हैं, कि क्योंकि उन्हीं से सीखने को मिलेगा। अगर वो जनरेशन चली गई तो वो चीजें भी उनके साथ ही चली जाएंगी, अगर हमने उस चीज को अपनाया नहीं तो।
तो इसलिए हम अक्सर घूमते ही रहते हैं। अभी उनसे जुड़े आपने रहते बोला ना हैं। बहुत सी चीजें छुपी हुई है। एपण आप देखिए, एपण हमारा एक बहुत समृद्धशाली एक कला है, एक आलेखन है। अच्छा। जैसे पिछौड़ा भी है, हमारा पहनावा है, बट एपन की अपनी एक गरिमा है। जो एपन के जानकार लोग हैं, कभी आप उनसे मिलिएगा, उनको जानिएगा, तो जहां अगर हम आलेखन भी बना रहे हैं घर पे ना, उस आलेखन के पीछे क्या मान्यता है, क्यों उसे बनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में, किस परिप्रेक्ष्य में बनाया जाता है। आज हम मतलब बहुत एक कमर्शलाइज हो गया है, आपने देखा होगा, आपको मार्केट में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। बनाने वालों को भी पता है कि नहीं है, लेने वालों को, कि जो मैं ले रहा हूँ वो दीवारों पे बनना चाहिए, टॉयलेट वॉशरूम की दीवारों पे क्या वो आलेखन, वो एपण छपना चाहिए। तो सच में जो उसके लिए कार्य कर रहा है, या हमारे गांव घरों में बैठी हुई वो महिलाएं हैं, वो लोक जीवन है जो उसके लिए कार्यरत है और जी रहा उस चीज को, तो उन्हें मुझे लगता है ठेस पहुंचती है और फिर वो छोड़ देते हैं, छोड़ो ना, इनका तो काम ही कभी है। कभी हम शहरों में हाँ। बैठ के ये कह देते हैं कि ये चीज तो लुप्त हो गई, विलुप्त हो गई। बिल्कुल नहीं लेकिन हुई अगर है। हम अभी भी गाँव में जाकर देखें, जहाँ वो चीजें होती थी, वो वहाँ अभी भी अभी भी हो रही है। हम दिवाली पे घर जाते हैं तो जिस तरीके से हम पहले दिवाली मनाते थे, गेरू से लीपते थे, चावल के आटे या कमेट भिगा के उससे एपण डाले जाते थे, अभी भी हम वही करते हैं। कोई चीज विलुप्त नहीं हुई, कोई एपण कला विलुप्त नहीं हुई। हम रोपाई करने जाते हैं, अभी भी हुड़का बॉल लगता है, अभी भी रोपाई के गीत गाए जाते हैं। अगर घास काटने जा रहे हैं, अभी भी वहाँ पे घसियारी गीत गाए जाते हैं, दूर बांसुरी की आवाज सुनाई देती। तो वो चीजें विलुप्त नहीं हुई है, पर वो शहर तक आते आते विलुप्त हो गई। पता है क्या हो गया, अभी हम लोगों ने ना जो कागजीकरण मतलब डॉक्यूमेंटेशन जिस चीज का है, हमने उसको सच मान लिया है। अगर आप एक वेल एजुकेटेड हैं, आप बहुत माहिर हैं, डिफरेंट उस पे कला, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है, बट आप डॉक्यूमेंटेशन पे बिलीव नहीं करती, आपने अपना कुछ नहीं रखा हुआ है अपने आगे, तो आप कुछ नहीं है आज के समय पे। अगर आपको एक पर्सन को कुछ नहीं आता बट उसका डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग बहुत स्ट्रांग है, तो आप समझ लीजिए कि वो भारत रत्न भी शायद ले आए किसी दिन। ये ऐसा हो सकता है। तो ये जो हमारा उत्तराखंड जिन गांवों की वजह से पहचाना जाता है, उन गांव में रहने वालों को मतलब ही नहीं है डॉक्यूमेंटेशन का। वो ढोल दमाऊ बजाने वाले औजी जो रियल में बजा रहे हैं, जो छलिया वाले ओरिजिनल डांस कर रहे हैं वहां पर, उन्हें पता ही नहीं है मुझे करना क्या है, मुझे फाइल कहाँ लगानी, बाजारीकरण कैसे हो रहा है संस्कृति का। तो लुप्त विलुप्त तो कहीं भी नहीं हुई है, अभी भी है। जाइए उन लोगों से मिलिए, देखिए कि कैसे वो लोग जी रहे हैं अपने लोगों को। वो शहरों में आपकी दीवारों तक, आपके घरों तक, आपके स्पीकर तक नहीं पहुंच रही है चीजें, तो वो बात है। हाँ बिल्कुल। मतलब यंग जनरेशन को तो काफी जरूरत है फिर हमारे पूरे पहाड़ों में जाने की और उन लोगों से जुड़ने की, बिल्कुल, जो आज बहुत अलग हो गए हैं। उनके परिवारों को उनका साथ देने की जरूरत है। युवा जो आजकल का युवा है ना, उसे पता ही नहीं है। मेरे घर में कोई युवा है, मैं उसे अपने गांव नहीं लेके जा रही हूँ, मैं अपनी संस्कृति अपनी बोली भाषा से उसका परिचय नहीं करा रही हूँ। मुझे खुद कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी बोलने में शर्म आ रही है। हाँ बस समझ लेती हूँ, बोल तो पात। अगर मैं ये अपने बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ, तो आप समझिए उस बच्चे को मैं कभी गाँव नहीं जाते, गंवार का बुरा हो जाएगा, कहाँ बेटा इंग्लिश में बोलना है, तुझे तो बाहर जाना है, विदेशों में पढ़ना है। अगर मेरी ये सोच है ना, तो मैं उन युवा बच्चों को ब्लेम क्यों करूंगी? कसूर उनका तो नहीं है ना, कसूर तो उन माता पिता का है। वो कहते ना, ये शाम विद्याम तपो न दानम ज्ञानम शीलम न गुणो न धर्मे। तो जिसके पास इतनी सारी कलाएं नहीं है, जिस परिवार में जिसमें संस्कृति का आगे बीजारोपण नहीं हो रहा है नई पीढ़ी को, तो युवाओं की कहीं भी गलती नहीं है। परिवारों को अपने बच्चों को भेजना चाहिए उस संस्कृति को सीखने के लिए। तो जैसे मैम आपने ये बात कही, ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप एक क्या चीज कहना चाहेंगे, जो उत्तराखंड के लोग मतलब इस फोक कल्चर से जुड़ना चाहते हैं और इसी फील्ड में आगे अपना करियर भी बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे युवाओं से? उनसे हम यही कहेंगे कि सबसे पहले तो अपने बूढ़े बुजुर्गों के साथ बैठिए, बिल्कुल अपने दादा दादी के पास जाइए, उनसे पूछिए, बातें करिए, उनके अंदर के उस दर्द को भी समझिए, उस खुशी को भी जानिए कि उनके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। उन्होंने पूरा पहाड़ जिया है, तो उनसे वो पूछिए, वो जानिए। अगर आप उनसे बात भी करोगे ना, आप इतना कुछ सीख जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने ये कब सीख लिया, ये ज्ञान मैंने कब ले लिया। तो सबसे पहले तो शुरुआत बच्चों को भी अपने घर से करनी होगी, माँ बाप के साथ मिलकर करनी होगी, माँ बाप को बच्चों के साथ मिलकर करनी होगी। शुरुआत तो आपको घर से ही करनी होगी। बाहर से आपको कोई लाकर परोस कर नहीं देगा कि बेटा ये चीज है, ये ज्ञान है, आप ले लो, कोई नहीं करेगा। वो आपको एफर्ट्स खुद डालने पड़ेंगे उस पर। तो जैसे आप लोगों ने इतने एफर्ट्स डाल के इस चीज को बहुत आगे भी बढ़ाया है, कभी आपने क्रिटिसिज्म झेला? देखो, क्रिटिसिज्म जहां पर नहीं होता ना, वो फील्ड होता ही नहीं है।
हर फील्ड में क्रिटिसाइज होती है। मतलब आपको भी मतलब किया है लोगों ने आलोचना criticize? आलोचना ध्यान ही नहीं देना चाहिए उन चीजों उन बातों पे अगर आप ध्यान दोगे ना, करने बिल्कुल वालों पे अगर ध्यान देंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी आप अपना कार्य सकारात्मकता के साथ करेंगे नहीं। आप बिल्कुल। कुंठित होकर बैठे रहेंगे कि अरे उस फलाने ने मुझे ऐसा बोल दिया, ऐसा उसने क्यों बोल मुझे दिया? ऐसा बोल दिया, उसने मुझे क्यों बोला होगा, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं था। फिर आप तुलना करने बैठ जाते हो तुलना करने कि बैठ मैं, जाएंगे। जैसे आपके चैनल पे ही है, अगर आप ऐसे सोचो कि उसका चैनल अच्छा चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा, फिर आप तुलना के चक्कर में ना जो आपका क्रिएटिव वर्क है वो आप कभी नहीं कर सकते। तो ये आलोचना तो हर क्षेत्र में होती है, तो आलोचना से वो सुनना है, आगे बढ़ना है, ना भी सुनो तो मुझे लगता है बेहतर है। मतलब क्रिटिसिज्म को आप इग्नोर कर दीजिए। मतलब इग्नोर ही है उसको। आपने भी इग्नोर किया होगा ऐसे क्रिटिसिज्म हाँ, को। अगर कहीं कोई आपको सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, एक गुरु की तरह सीख देते हैं आपको, वो चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, आपकी उम्र से छोटा ही क्यों ना हो, उसको सुनो और 1000 बार स्वीकार करो उसे कि आपको ऐसे करना चाहिए। बहुत हम तो, हमारी यही सीखने की एक वो है कि हमें ऐसे ही सीखना है, ऐसे ही आगे बढ़ना है। हम इसीलिए गाँवों में पहाड़ों में घूमते रहते हैं कि कहाँ से क्या सीखने को मिलता है। बिल्कुल। कुछ कभी छोटा बच्चा भी बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है, इससे आपने सबसे बड़ी चीज अपनी लाइफ में क्या सीखी है? नीरजा जी, आपसे पहले पूछूंगी। सबसे बड़ी चीज क्या सीखी है, सोचना पड़ेगा मुझे। मैंने सबसे बड़ी तब तक आप दीदी से पूछो उसने क्या सीखा। मैम आप बताइए तब तक कि आपने अपनी लाइफ में ऐसा क्या चेंज आया आपकी लाइफ में, इस पूरी जर्नी में, जो अब आपकी लाइफ का एक पार्ट बन गया है, जो आपने सीखा कि हाँ यार मुझे अपनी लाइफ में ऐसा करना है अब आगे। सबसे बेहतर जो चीज मुझे सिखा के गई अभी तक, अभी तो जर्नी शुरू हुई है, बहुत लंबी यात्रा है, खुश रहना। खुश रहना। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, विकट हो, सम हो, विषम हो, कैसे भी लोग आपको मिले, इस यात्रा में आपको कितने ही पथिक मिलते हैं हमको। जैसे रंग बिरंगी हमारी संस्कृति है ना, वैसे रंग बिरंगे निराले से लोग भी मिलते हैं। तो उन सब के साथ आगे बढ़ना है। ऐसा तो नहीं है कि मैं सकारात्मक या पॉजिटिव रास्ता ही मुझे मिले, नेगेटिव एनवायरनमेंट मिले ही ना। ये जीवन है। जब हम अपनी डिग्री डिप्लोमा लेके, बच्चे भी जब पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं ना, एक जीवन में भी आपको डिग्री डिप्लोमा मिलता है। वो पढ़ाई आपके वहां पर काम नहीं आती, काम आती है आपके संस्कार। तो इस यात्रा ने हमें यही सिखाया, मुझे तो खासकर, कि खुश रहना है। जब खुश हम रहते हैं ना, सकारात्मकता अपने आप आ जाती है, वहां पर रास्ते अपने आप खुलते हैं, कारवां फिर बढ़ता रहता है आगे। क्या बात। और नीरजा जी अब answer। नहीं, ये आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर दीजिए। मतलब मैंने कहा ना बात हो गई। मैं आपसे सवाल मैं यही पूछ रही हूँ, सुनना चाह रही थी। तो आपने कहा नहीं, हम कोई कभी कभी ये भी कहते थे कि हमारा चेहरा एक जैसा दिखता है, अब आपने जवाब भी एक जैसा कह दिया कि अक्सर ये ऐसा होता है। अक्सर ऐसा होता है। हम एक ही चीज सोच रहे होते हैं, एक ही चीज दिमाग में एक ही गाना चल रहा होता है। ठीक है, तो मैं इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं और मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलने वाली हूँ। ओके। तो आप उस रैपिड फायर राउंड के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले ज्योति जी से शुरू करूंगी इस चीज को। आपने एक वर्ड में जो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा, आपने वो आंसर देना है, ठीक है? आपका ऑल टाइम फेवरेट सिंगर कौन है? ऑल मेलोडी सिंगर आर माय फेवरेट। एक कोई नाम जिसको आप लता अक्सर मंगेशकर। लता मंगेशकर। स्टूडियो रिकॉर्डिंग या फिर लाइव परफॉर्मेंस? लाइव परफॉर्मेंस। अगर मौका मिलेगा किसी बॉलीवुड सिंगर के साथ कोलैबोरेट करने का, कौन होंगे वो? पता नहीं है, सोचा नहीं, पर सोनू निगम। सोनू निगम। सबसे ऑकवर्ड मोमेंट आपकी लाइफ का अब तक? ये तो सोचना पड़ेगा। पता नहीं। सोचिए, फिर भी कोई ऐसा मोमेंट हुआ होगा जहाँ पे थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गए होंगे, या स्टेज पे कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो? स्टेज पे तो नहीं हुआ, जब मैं टीचर थी स्कॉलर्स होम में तब हुआ था। मेरा इंडिपेंडेंस डे का प्रॉपर कॉयर पूरा रेडी था, और जब जैसे चीफ गेस्ट आने लगी उससे पहले मैं बेहोश होके गिर गई। ओह माय गॉड। बाद में फील हुआ ऐसे। वो मुझे क्या हुआ? बेहोश होने के बाद फील हुआ। ओ, ये आज तक तो कभी नहीं हुआ, पता है। ये मुझे लाइफ में लगा ऑकवर्ड मोमेंट है आपका। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आपके लिए फोक म्यूजिक क्या है, और 3 शब्दों में बताइए। देखिए, फोक म्यूजिक मेरी आत्मा है, मेरी माँ और पिताजी का आशीर्वाद है, एंड थर्ड? और मेरी देवताओं का भी आशीर्वाद है। वाओ, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट आते हैं नीरजा मैम पे। थोड़ा सा टफ होने वाला है। ओके। तो नीरजा जी, आपके लिए सवाल रहेगा, सोलो सिंगिंग या डुएट सिंगिंग? ऑब्वियसली साथ में।
कभी अकेले गाने का सोचा है आपने, या ट्राई किया ऐसा कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा अकेले गाना कभी करना ऐसा चाहिए? होता है अक्सर, मतलब बहुत बार होता है कि हम लोग गाते भी हैं, लेकिन जो मजा आता है वो हम दोनों को डुएट साथ में ही गाना आता है। ओके, अगर सिंगिंग नहीं करते तो दूसरा प्रोफेशन क्या होता आपके लिए? आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो ऑब्वियसली फिजियोथेरेपी। ओके, एक गाना जो आप हर बार सुनते हो और उसको सुन के एकदम चार्ज अप हो जाते हो? हर बार सुनती हूँ। एक्चुअली सुनने से ज्यादा हम दोनों ना गाते बहुत ज्यादा हैं, और उनकी कोई गिनती नहीं है। हम पता नहीं क्या क्या कब क्या गाना आ जाता है, कब हम संस्कृत का कुछ गा रहे हैं, कभी हिंदी कुछ, कभी पहाड़ी कुछ, तो उसका कोई वो नहीं है। फिर भी एक गाना जिससे आप एनर्जाइज फील करते हो कि ये सुन के एकदम से मतलब एनर्जी आ जाए अंदर? तेरा मेरा साथ रहे। क्या बात है। धूप हो छाया हो दिन या रात रहे। चाहे क्या बारिश बात हो है। चाहे तूफान आए, फिर भी तेरा मेरा साथ है। अच्छा, एक ड्रीम स्टेज जहां पर आप गाना चाहते हो अपनी लाइफ में आगे? मैं चाहती हूँ कि जितने भी बड़े मंच हैं, हम अपने फोक म्यूजिक को जहाँ उन जहाँ मंचों तक लेके ले जा जाएं। सकते हैं, हम वहां तक लेके जाना चाहते हैं उस चीज को। ठीक है, और आपसे दोनों से एक एक सवाल, मेरा ये लास्ट रहेगा। आपकी फेवरेट पहाड़ी डिश कौन सी है नीरजा जी? मेरी भटकी चुड़कानी। और ज्योति जी आपकी? मेरी बहुत सारी है, एक में मैं नहीं एंड करूंगी क्योंकि मेरा मायका कुमाऊं में है, मेरा ससुराल गढ़वाल में है। अरे वाह, मुझे दोनों जगह की बहुत सारी डिश पसंद है। चलो जौनसा एक गढ़वाल की, एक कुमाऊं की और एक जौनसार की भी बता दीजिए। भांग की चटनी। वो तो मुझे बहुत सारे हैं। और मेरा ऐसा है, अगर मैं सारी पहाड़ी डिशों का नाम ना लूं ना, तो मुझे अपने उत्तराखंड की सारी पहाड़ी डिशें बहुत पसंद है। और खजूरे। घर वाले जब मैं नाम जब गिनाऊंगी कोई ना घर से आपको। आता है ना, तो जब तक वो लेके नहीं आते खजूरे बना के, तो मजा नहीं आता। मिठाई जैसे खाने ना में तो नहीं आता। गंगा कोई कमंडल में नहीं समेट सकते ना, वैसे हमारी पहाड़ी डिश को एक नाम लेके मैं उनका मतलब आदर करती हूँ सारी डिश का, क्योंकि मतलब आपको सब बहुत डिश बहुत पसंद है अक्सर मुझे। जो आप घर पे बनाती रहती हूँ तो आप समझ गई, हमारे घर में खाती है। देखिए हमारे घर में माड़े चावल के माड़े बनते हैं, अरसे बनते हैं हमारे घर में। हमारे घर में चैसू बनता है, भटकी झंगोरे की चुड़कानी बनती है, खीर झंगोरी बनती की है। खीर बनती है, चावल की खीर बनती है, और हमारे घर में रोट बनता है, जो अभी नीरजा ने बोला कि वो खजूरे बनते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मतलब यहाँ खाने बनती के हैं। आप बहुत शौकीन है फिर। बहुत मुझे ज्यादा। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ी मतलब जितने भी हमारा जितना फूड अनाज है वो मोस्टली हमारी मडवे की रोटी। आज सुबह ही मैंने वो बनाया हुआ है, हमारे यहाँ उसको मक्के के आटे का अगर मट्ठा डाल के बनाओ तो लेटवा बोलते हैं उसको, लैप्सी भी बोलते हैं। लपसी। तो वो आज वो बना है। अरे वाह, क्या बात है। ठीक है, आप दोनों से एक आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगी, हमारे युवाओं को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से, प्लीज? देखिए, हम संदेश देने के लिए अपने आप को समझते नहीं है, बट एक ये कर्तव्य हम कह सकते हैं कि अपने युवाओं के लिए एक प्रेम से भरा हुआ ये संदेश है कि स्वयं को पहचानिए। पहले तो स्वयं को जानना पहचानना आज के हर युवा को बहुत आवश्यक है, और अनावश्यक कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि तुलना करने से क्या होता है ना, मेरे अंदर जो हुनर है वो हो सकता है सामने वाले के अंदर ना हो। हम कभी कभी सामने वाले से तुलना करके अपने आप को ही हीन भावना से ग्रसित कर लेते हैं। जो आजकल का युवा बहुत ज्यादा हीन भावना और डिप्रेशन में है, इसीलिए कि उसे लगता है कि मुझे वो मुकाम नहीं मिला जो फलाने को मिल गया। तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपने सभी युवाओं को, उत्तराखंड के नहीं उससे बाहर के भी सभी युवाओं को यही कहना चाहूंगी कि जो मिल रहा है ना उसमें संतुष्ट रहिए और हमेशा कुछ बेहतर और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और श्री कृष्ण भी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, बूंद बूंद से जैसे सागर भरता है, वैसे धीरे धीरे चल के शायद एक दिन हम उस मुकाम तक भी पहुंच जाए, उस ऊंचाइयों को भी छू लें जो हमने सोची हुई है। नीरजा जी आप? वही शॉर्टकट ना अपनाएं, बिल्कुल। नशे से दूर रहे, अच्छी संगत रखें, अच्छे लोगों से मिले, अच्छे लोगों के साथ बैठे, अपने बूढ़े बुजुर्गों के साथ बैठे, उनसे सीखें, हमेशा सकारात्मक रहें। आप सकारात्मक रहेंगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, आप हमारे शो नेशन वन अनस्क्रिप्टेड में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उपरेती सिस्टर्स, जिनसे आज हमने ढेर सारी बातें करी, उनके एक्सपीरियंस जाने, और याद रखिए उन्होंने आपको क्या संदेश दिया है कि अपनी जिंदगी में हमेशा सकारात्मक रहिए और क्रिटिसिज्म को हमेशा इग्नोर कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई पर्सनालिटी के साथ, तब तक देखते रहिए नेशन वन अनस्क्रिप्टेड।